हेलो माय डियर लर्नर्स, वेलकम टू आईएएस श्योर शॉर्ट। मेरा नाम है मयूरी भागवानी और आज की डेट है 20th अक्टूबर। तो 20th अक्टूबर के द हिंदू न्यूज़पेपर को आज एनालाइज कर रहे हैं और इस डेली न्यूज़ एनालिसिस में वो सब कुछ कवर करेंगे जो भी यूपीएससी प्रीलिम्स एज वेल एज यूपीएससी मेंस एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो करंट अफेयर्स तो होंगे ही, लेकिन करंट अफेयर्स होंगे अलोंग विद द बैकग्राउंड सो दैट आपको इसके अलावा और कुछ भी करंट अफेयर्स के लिए रेफर ना करना पड़े। आगे बढ़ते हैं। और अगर आप हमसे कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप इन सभी मीडियम्स के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। इस चैनल को, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलना, क्योंकि वी पोस्ट आप पीडीएफ्स ऑन दिस चैनल, ओके, एंड जो भी अपडेट्स होती है वो यहीं पे देते हैं। साथ में टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, इन सभी के थ्रू आप कनेक्ट कर सकते हो। पहला आज का आर्टिकल है, जीएस पेपर 2 से रिलेटेड है, इंटरनेशनल रिलेशन से, इन टॉपिक से रिलेटेड ये पेपर है, ये टॉपिक है। बेसिकली टॉपिक ये है, आर्टिकल ये है कि चाइना ने फिर से एक बार अड़ंगे लगाने की कोशिश करी है इंडिया के रास्ते में। हुआ ये कि इंडिया जो है फिर से गया था यूएनएससी के पास, और ये पहली बार नहीं है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के पास गया था इंडिया, और इंडिया का कहना ये था, इंडिया और यूएस साथ में गए और इनका कहना ये था कि देखो भाई, एक आदमी है जो लश्कर तायबा का बहुत एक इम्पोर्टेंट आदमी है, जिसका नाम है तालहा सईद, ठीक है, और शाहिद महमूद। ये दोनों जो हैं बेसिकली टेररिस्ट हैं जो लश्कर तायबा से रिलेटेड है। तो इनको एक स्पेसिफिक लिस्ट में डलवाना था, जिस लिस्ट का नाम है 1267 लिस्ट। ओके, तो ये 1267 लिस्ट में डलवाना था और इंडिया ने इसके लिए प्रपोजल दिया। हर कोई मान गया, लेकिन चाइना ने इसके ऊपर वीटो लगा दिया। ये पहली बार ऐसा नहीं है, इसके पहले मसूद अजहर जो कि एक बहुत ही बड़ा टेररिस्ट है, ठीक है, जिसने हमारे देश में 26/11 के अटैक्स भी करवाए थे, सब प्लानिंग भी कराई है। तो ये मसूद अजहर जो है, इसको भी कई बार 1267 लिस्ट में डिजिग्नेट करवाने की कोशिश इंडिया ने करी है, लेकिन कई बार चाइना ने इसके ऊपर वीटो लगाया। हालांकि अब तो मसूद अजहर जो है वो इसके अंदर है। तो पूरा मामला क्या है पहले ये समझते हैं। देखो, यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन को तो आप सभी जानते होंगे, इसमें सिक्योरिटी काउंसिल होती है। ये सिक्योरिटी काउंसिल कुछ डिसीजंस लेती है, कुछ सैंक्शंस लगाती है। जो भी बेसिकली वर्ल्ड पीस के अगेंस्ट काम करते हैं लोग, उनको यहाँ पे पनिश करने का काम ये यूएनएससी करती है। इसी की एक लिस्ट है जिसका नाम है 1267 लिस्ट। इसके बारे में अभी और डिटेल में बताऊंगी, लेकिन बेसिक जान लो कि 1267 लिस्ट बेसिकली क्या है। एक ऐसी लिस्ट है जिसमें ग्लोबली जितने भी टेररिस्ट हैं उनके सारे नाम लिखे हुए हैं, और इनके ऊपर फिर सैंक्शंस लगाती है ये यूएनएससी। ओके, तो बेसिकली इंडिया चाहता था कि इस 1267 लिस्ट में ये दो नए टेररिस्ट जिनके नाम इंडिया बता रहा है, ये दोनों भी शामिल हो जाएं और इनके ऊपर फिर सैंक्शंस लगे, ठीक है। लेकिन चाइना ने हमेशा की तरह यहाँ पे भी अड़ंगे डालने की कोशिश की है और यहाँ पे इसको वीटो कर दिया है। तो चाइना ने पहली बार ऐसा नहीं किया, इसके पहले भी कई बार इस तरह के प्रपोजल्स को ब्लॉक किया है। बेसिकली चाइना का एक इंटरेस्ट है कि यहाँ पे चाइना जो है वो पाकिस्तान को बचाना चाहता है, क्योंकि देखो आप सभी को पता है कि टेररिज्म का जो खजाना है वो सारा आता है पाकिस्तान से। ओके, तो पाकिस्तान के जो टेररिस्ट हैं ये, इनको अगर डेजिग्नेशन 1267 के अंतर्गत मिल जाता है टेररिस्ट का, तो यहाँ पे पाकिस्तान की जो छवि है वो खराब होगी, है ना, और चाइना ये नहीं चाहता है। तो बेसिकली चाइना जो है इसने ब्लॉक कर दिया है, और यहाँ पे सिर्फ इंडिया ही नहीं, साथ में यूएस भी गया था इस पर्टिकुलर टेररिस्ट को, ये दोनों को, तालहा सईद और महमूद को, यहाँ पे लिस्ट ऑफ 1267 में शामिल करवाने के लिए। लश्कर ए तैयबा से इनका जुड़ाव है, ठीक है, ये महमूद का और तलहा सईद का। ओके, अच्छा, ये मूव आया है ये, तो ये यूएन के सेक्रेटरी ने अभी ही कुछ समय पहले ही 26/11 के अटैक्स के बाद ये कहा था। 26/11 का जो अटैक मुंबई में हुआ था, वहां पे जो यूएन के सेक्रेटरी हैं एंटोनियो गुतरेस, ये विजिट भी किया था इन्होंने, और उसके बाद इन्होंने बोला था कि ग्लोबल कोऑपरेशन जो है हम करेंगे टेररिज्म को खत्म करने के लिए, ठीक है। इसके साथ में यही नहीं, इसके साथ में काउंटर टेररिज्म कमेटी की मीटिंग होने वाली है, जो कि यूएनएससी का ही पार्ट है, और इसमें चाइना के एम्बेसडर भी इंडिया आने वाले हैं। तो इंडिया इस काउंटर टेररिज्म की मीटिंग को होस्ट करने वाला है, जिसमें चाइना के एम्बेसडर भी आएंगे, और ये सब लोग 26/11 की साइट पे मेमोरियल पर विजिट करेंगे। मतलब सोचो ये कितनी शर्म की बात है चाइना के लिए कि चाइना के एम्बेसडर्स इंडिया में आ रहे हैं, इतना क्रूर जो अटैक हुआ था 26/11 का उस पर विजिट करेंगे, लेकिन जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं लोग, उनको पनिश करने में चाइना को, यहाँ पे चाइना वीटो लगा देता है, चाइना ब्लॉक कर देता है, ठीक है। तो चाइना का जो ब्लॉकिंग है ये
हो रहा है पाकिस्तान को बचाने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान जो है ये ग्रे लिस्ट पे डली हुई है अभी एफएटीएफ की। अब ये एफएटीएफ की कहानी क्या है? तो एफएटीएफ की कुछ ऐसी कहानी है कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, बेसिकली एक टास्क फोर्स है, ठीक है, और इसमें 27 कुछ मेंबर्स हैं, पेरिस बेस्ड ये टास्क फोर्स है। काम ये होता है इसका कि जो भी कंट्रीज मनी लॉन्ड्रिंग में, टेरर फाइनेंसिंग में इन्वॉल्व है, इन कंट्रीज के अगेंस्ट यहाँ पे सैंक्शन लगाता है ये एफएटीएफ। और ये पहले सैंक्शन लगा है, जैसे अभी क्या होता है, सबसे ज्यादा सैंक्शन होते हैं ब्लैक लिस्ट में। ब्लैक लिस्ट में डालने से पहले आपको वार्निंग दी जाती है, कुछ सैंक्शन भी लगाए जाते हैं वो ग्रे लिस्ट में, ठीक है। तो ग्रे लिस्ट में अभी पाकिस्तान शामिल है और बहुत लंबे समय से शामिल है, लगभग 2015 से ग्रे लिस्ट में ये निकल ही नहीं पा रहा है। अभी जो है कुछ कुछ चांसेस दिख रहे हैं कि शायद पाकिस्तान इस एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से बाहर आ जाए। लेकिन अगर ये जो प्रपोजल है जो इंडिया लेके गया था तलहा सईद और महमूद को, जो टेररिस्ट हैं, इनको 1267 लिस्ट में शामिल कराने के लिए, तो सभी को पता है कि जो टेररिस्ट हैं, ये जो दो लोग हैं, ये पाकिस्तान से आते हैं। तो बेसिकली अगर इनको टेररिस्ट लिस्ट में डाल दिया जाता है तो ये प्रूव हो जाएगा कि पाकिस्तान में आज भी टेररिज्म पनप रहा है, पल रहा है, बड़ा हो रहा है, ठीक है। और फिर जो ग्रे लिस्ट से निकलने का थोड़ी बहुत उम्मीद पाकिस्तान को है एफएटीएफ की, वो भी नहीं निकल पाएगा पाकिस्तान। और इसीलिए चाइना अभी ये सब एक के बाद एक वीटो लगाया जा रहा है। ओके, थोड़ा और डिटेल में इसी के बारे में ये आर्टिकल था, ठीक है, कि अभी ये जो चाइना ने होल्ड लगाया या वीटो लगाया, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, देखो 1267 कमिटी जो है, 1267 कमिटी या 1267 लिस्ट जो है, बेसिकली इट इज अ ग्लोबल लिस्ट ऑफ यूएन इन विच टेररिस्ट आर डेजिग्नेटेड, एंड इनका डेजिग्नेशन ऐसा होता है कि इनके ऊपर फिर सैंक्शन लगते हैं हर तरह के, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आपको किसी को भी 1267 की लिस्ट में डालना है, उससे पहले यहाँ पे एक प्रपोजल आएगा, ठीक है। कोई भी कंट्री, कोई भी मेंबर कंट्री यूएन की, ठीक है, कोई भी मेंबर कंट्री यहाँ पे प्रपोजल लेकर आ सकती है, जैसे इंडिया और यूएस लेकर आए इस बार, ठीक है। ये प्रपोजल आया और यहाँ पे सभी कंट्रीज के पास ये जाता है, इस रेजोल्यूशन में शामिल होता है। और अगर कोई भी कंट्री को ऑब्जेक्शन नहीं है, ऑब्जेक्शन अगर किसी भी कंट्री को नहीं है, तो फिर ये प्रपोजल पास हो जाता है। लेकिन अगर कोई कंट्री ऑब्जेक्शन लगाती है तो दिक्कत है, स्पेशली अगर कोई परमानेंट मेंबर ऑफ यूएनएससी अगर यहाँ पे कोई ऑब्जेक्शन दिखाता है, तो फिर ये वीटो हो जाता है, मतलब इसके बाद ये परमानेंट होल्ड पे चला जाता है। ओके, तो ये यूएनएससी के 5 परमानेंट मेंबर्स है, आपको पता होगा, फेजर नाम से आप इसको याद कर सकते हो। फ्रांस, अमेरिका या यूएस, ओके, फिर है चाइना, फिर है इंग्लैंड या यूके, ओके, एंड देन है रशिया। ओके, तो ये 5 कंट्रीज हैं जो यहाँ पे परमानेंट मेंबर्स हैं, और अगर इन पांचों में से कोई भी एक वीटो लगाता है तो वो रुक जाती है बात। ओके, लेकिन फिर भी 6-7 महीने में फिर ये मुद्दा उठता है, और फिर यहाँ पे पूछा जाता है उस कंट्री से जिसने ऑब्जेक्शन लगाया, वीटो लगाया, कि क्या आप अभी इसको पास करना चाहोगे, और अगर नहीं तो क्या इसके ऊपर परमानेंट होल्ड लगा दें। तो ये पूरी बात होती है। लेकिन अभी जो ये बहुत सारे टेररिस्ट वाली बात चल रही थी, जैसे मसूद अजहर की भी बात हुई थी, तो यहाँ पे चाइना ने तब भी वीटो लगाया था, तब भी चाइना से वापस पूछा ही नहीं गया, तो बहुत डिले के साथ ये वापस से रेफर करने वाली बात आती है। दूसरी चीज, मसूद अजहर को 2001 में जो है लिस्ट करना था, ठीक है, जैश ए मोहम्मद जो था ये लिस्ट हो चुका था 2001 में, लेकिन मसूद अजहर जो इसका फाउंडर है वो लिस्ट डाउन नहीं हुआ था। 26/11 के अटैक उसने कराए, कई बार हमारे देश में अटैक्स कराए, ठीक है। और देखो इनका यहाँ पे इनको दिया भी, मतलब ये पहले पकड़ लिया था इंडिया ने इसको, ठीक है, मसूद अजहर को वापस देना पड़ा, क्यों? क्योंकि इन्होंने 2001 में एक प्लेन हाईजैक अटैक करवाया था, जिसके बदले जो जितने भी हमारे सिविलियंस थे उनकी जान के बदले हमें मसूद अजहर को वापस देना पड़ा, इन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को जो पाकिस्तान से बिलोंग करती हैं। तो कुल मिलाकर ये सब तरीके से प्रूव हो रहा है कि मसूद अजहर यहाँ पे टेररिस्ट है, लेकिन फिर भी इनको इस लिस्ट में डालने में बहुत लंबा समय हमको लगा, बिकॉज ऑफ चाइना। चाइना से पूछा गया भाई ऐसा क्यों करते हो, तो चाइना ने बोला कि ऐसा नहीं है, हम यहाँ पे टेररिज्म के अगेंस्ट खड़े नहीं है, हम तो ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि कोई भी स्पेसिफिक केस जो है उसकी पूरी जानकारी ले लें और फिर ही आगे बढ़े, ठीक है। तो अभी यूएन मेंबर स्टेट जो है पाकिस्तान भी यूएन मेंबर स्टेट है, और इसके ऊपर भी कई सारे सैंक्शन लगे हुए हैं, ऑलरेडी हैं। अगर ये बात भी हो जाती है कि यहाँ पे इनके टेररिस्ट जो है, पाकिस्तान के साइड से जो टेररिस्ट आ रहे हैं, इनको 1267 में शामिल कर लिया जाता है, तो सैंक्शन तो लगेंगे। एफएटीएफ से जो बाहर आने वाला है ग्रे लिस्ट से, वो भी नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो ये पूरा मुद्दा है। अब देखो 1267 कमेटी के बारे में कुछ चीजें जान लो। पहली चीज तो ये कि आर्टिकल 41 जो है यूएनएससी का, यूएन चार्टर का, वो कहता है कि सिक्योरिटी काउंसिल के पास सारी अथॉरिटी रहेगी डिसीजंस लेने की। इसमें अलग अलग ऑर्गन्स बनाए जा सकते हैं, अलग अलग कमिटीज बनाई जा सकती है, और बेसिकली सैंक्शन लगा के ये कंट्रोल रखा जाता है। 1267 कमेटी बनी थी 1999 15 अक्टूबर को। सिक्योरिटी काउंसिल ने बोला एक ऐसी कमेटी बनानी चाहिए जहां पे हम टारगेटेड सैंक्शंस लगा सकें उन लोगों पर जो टेररिस्ट है,
उन इंडिविजुअल्स पर, उन एंटिटीज, एयरक्राफ्ट पर जो कि तालिबान होल्ड कर रहा है, ठीक है। तो पहले सिर्फ तालिबान से रिलेटेड यहाँ पे सैंक्शन लगते थे, धीरे धीरे ये थोड़ा सा और वाइड हुआ। इसके बाद ओसामा बिन लादेन से जुड़े हुए जितनी भी एंटिटीज थी, जितने भी असेट्स थे, ये सब फ्रीज होने लगे। साथ में आईसिस भी इसके अंदर दायरे में आ गया, आईसिल भी इसके दायरे में आ गया, और जितने भी परमानेंट नॉन परमानेंट मेंबर्स यूएनएससी के हैं वो सब इस 1267 कमेटी का पार्ट बन जाते हैं। ओके, अच्छा, इसके अलावा याद रखना ये 1267 लिस्ट क्या है, ये ग्लोबल लिस्ट है ऑफ द टेररिस्ट, ठीक है, जो सैंक्शन जिनके ऊपर लगे हुए हैं फ्रॉम यूएन साइड। ओके, नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है जापान यूनिफिकेशन चर्च बीइंग इन्वेस्टिगेटेड। तो बेसिकली ये जापान यूनिफिकेशन चर्च क्या है, देखो इसको आप जीएस पेपर 1 के इस टॉपिक से कनेक्ट कर सकते हो, कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म, सेकुलरिज्म, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे काफी कुछ आपको जानने को मिलेगा इसके बारे में। वैसे तो इंटरनेशनल रिलेशन से भी कनेक्ट हो सकता है, लेकिन इंडिया से सीधा संबंध नहीं है। तो बेसिकली हुआ ये कि जापान के फॉर्मर प्रेसिडेंट जो है शिंजो आबे, इनका मर्डर हो गया था कुछ दिन पहले, आपको सभी को पता होगा, इनको किसी ने शूट कर दिया था। और जो सस्पेक्ट है जिनका नाम यहाँ पे यामागामी है, ठीक है, ये जो है सस्पेक्ट है जिन्होंने इसको मारा, ये इनको मारा फॉर्मर प्रेसिडेंट को, शिंजो आबे जी को, ठीक है। ये कहते हैं कि हमने इनको इसलिए मारा क्योंकि ये एक रिलीजियस ग्रुप के साथ जुड़े हुए थे जिसका नाम था जापान यूनिफिकेशन चर्च। बेसिकली जापान यूनिफिकेशन चर्च क्या है, ये एक रिलीजियस ग्रुप है, कल्ट है, ठीक है, जिसको एक साउथ कोरियन पर्सन ने स्टैब्लिश किया 1954 में। ओके, इसमें ये जो चर्च है काफी कंजर्वेटिव थॉट्स का है, एंटी कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी का है, और धीरे धीरे जापान में आया, पहले साउथ कोरिया में ही था। ओके, अभी यहाँ पे जो इसका जो लीडर है ये मून, ठीक है, ये अपने आप को सेल्फ अक्लेम्ड मसीहा माना जाता था इसको साउथ कोरिया में 2012 तक, ठीक है। इनकी डेथ हो गई, उसके बाद से यहाँ पे धीरे धीरे ये जो चीज है ये फैलने भी लगी जापान में। बेसिकली जापान का ये जो यूनिफिकेशन चर्च है वो इस चीज के ऊपर गिल्ट डालता है जापान के लोगों के ऊपर कि जापान ने बेसिकली क्या किया था, कॉलोनाइज किया था कोरियन पेनिनसुला को, साउथ कोरिया को। तो यहाँ पे जापान के लोगों के ऊपर ये गिल्ट डालता है कि तुमने जो किया था ना पहले साउथ कोरियंस के साथ वो बहुत गलत किया, कोरियन लोगों के साथ तुमने बहुत गलत किया, और अब तुम्हारी बारी है कि तुम अपना ये जो पाप है उससे मुक्त हो, ये जो तुमने सिन किया था इसको खत्म करो। कैसे खत्म करो, तो यू शुड इन्वेस्ट इन रिलीजन, ठीक है। बेसिकली तुम अपना डोनेशन करो, जो भी तुम्हारे सेक्रीफाइसेस हैं वो करो, जो भी तुम्हारे पास वेल्थ है उसको डोनेट करो, ये सब चीजें यहाँ पे ये जो सेक्ट है, ये जो कल्ट है, ये बोलता है, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली गिल्ट की फीलिंग क्रिएट की जाती है अमंग द जापानीज। ओके, अच्छा, इसके साथ में यहाँ पे मेंबर्स जो हैं वो रिक्रूट किए जाते हैं डोर टू डोर कैंपेन्स के थ्रू, रेलवे स्टेशन के ड्राइव्स के थ्रू, और यहाँ पे मैसिव डोनेशंस लिए जाते हैं। इस मैसिव डोनेशन से बेसिकली ये चर्च जो है, ऐसे एलिगेशन है कि ये बिजनेस एम्पायर अपना बना रहा है, अपने जो चर्च की जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ा रहा है और इसको बहुत ज्यादा फैला रहा है। अब यहाँ पे क्या मुद्दा, क्या हुआ, मुद्दा ये हुआ कि यामागामी को ऐसा क्या हो गया कि उन्होंने इस चर्च के अगेंस्ट इतना बड़ा कदम उठाया और बेसिकली शिंजो आबे को मार ही दिया। तो बेसिकली ये यामागामी जो है, जिनके ऊपर जो सस्पेक्ट है शिंजो आबे की डेथ के, ये कहते हैं कि भाई ये जो चर्च है ना, इसी से जुड़े हुए हैं शिंजो आबे, और इसी से जुड़ी हुई थी इनकी मदर भी, किसकी, यामागामी की। तो इस चर्च ने इतने पैसे ऐठे इनकी मदर से कि इनकी पूरी फैमिली बर्बाद हो गई, लगभग 100 मिलियन येन इनसे लूटे हैं, इनकी मदर से लूटे हैं इस चर्च ने। ओके, अब ये चर्च बोलता है हाँ भाई हमने लिए हैं, ये इनकी मदर हमारी यहाँ पे भक्त थी, लेकिन बेसिकली हमने इनको वापस भी लौटाया, हमने सेटलमेंट भी किया है। बेसिकली ये क्या करता है ये चर्च, ऐसे एलिगेशन है कि ये स्पिरिचुअल प्रेशर सेल्स करता है, यानी कि आपको बोलेंगे कि देखो भाई तुमसे ये बहुत बड़ा पाप हो गया है, अब इसको ठीक करना है, इसको ठीक करने के लिए जैसे इंडिया में नहीं होता था कुछ टाइम पहले तक, लेटर वैदिक एरा में, कि ये हवन कराना पड़ेगा और इस हवन के लिए, इस यज्ञ के लिए इतना पैसा लगेगा, इतनी दक्षिणा लगेगी। ये चीज इंडिया तक सीमित नहीं है, ये चीज जापान के इस यूनिफिकेशन चर्च की भी यहाँ पे यही कहानी है कि अगर आपने ये पाप कर दिया कोई बात नहीं, धुल जाएगा, इतने पैसे दो धुल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह का यहाँ पे केस है, और यहाँ पे पूरी पब्लिक जो है वो बहुत गुस्से में है। क्यों गुस्से में है, क्योंकि यहाँ पे जो लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी, जो रूलिंग पार्टी, इसके कई सारे लॉ मेकर्स अभी इसके साथ जुड़े हुए हैं। ओके, और बेसिकली मिस्टर शिंजो आबे के ऊपर, मिस्टर शिंजो आबे का ऐसा लगता है, ये जो सस्पेक्ट है जिन्होंने मारा, वो बोलते हैं कि ऐसा मुझे ऐसा समझ में आया कि ये जो शिंजो आबे जी हैं वो इनके इवेंट्स में जाते हैं, बेसिकली इस चर्च को पॉपुलराइज कर रहे हैं, बहुत सारी जो दुनिया के लोग हैं, बहुत सारी फैमिलीज हैं वो बर्बाद हो रही हैं मेरी फैमिली जैसे, इसीलिए मैंने शिंजो आबे को ही मार दिया, ठीक है। तो ये बेसिकली जापान का यूनिफिकेशन चर्च का पूरा मुद्दा है। ओके, आगे बात करते हैं नेक्स्ट इशू की, स्वदेश दर्शन 2.0, ये नई स्कीम आई है।
पुरानी ही एक स्कीम का ही एक रीलॉन्च है, ठीक है। तो यहाँ पे स्वदेश दर्शन 2.0 आया है, पहले स्वदेश दर्शन स्कीम थी सिर्फ, ठीक है। ये स्वदेश दर्शन स्कीम क्या है पहले ये जान लो, फिर आते हैं इसके ऊपर। तो स्वदेश दर्शन स्कीम जो है ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम यानी कि सारी फंडिंग सेंटर की तरफ से ही मिलेगी और सारा जो इम्प्लीमेंटेशन है सेंटर ही करेगा, ठीक है। अच्छा, अब ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है 2014-15 में आई थी, और यहाँ पे एम था इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट करना थीम बेस्ड टूरिस्ट सर्किट का। स्वदेश दर्शन पहली बात तो टूरिज्म से रिलेटेड है, डोमेस्टिक टूरिज्म को बढ़ाने के लिए, और यहाँ पे कुछ सर्किट्स बनाए गए थीम बेस्ड सर्किट्स, ठीक है, जिसके थ्रू कंट्री में डोमेस्टिक टूरिज्म को बढ़ावा मिले। इसको बहुत सारी दूसरी स्कीम्स के साथ भी जोड़ा गया, जैसे स्वच्छ भारत, स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, इन सब के साथ जोड़ा गया। ओके, इसके साथ में यहाँ पे जो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म है वो यहाँ पे सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंस भी देती है स्टेट गवर्नमेंट को और यूनियन गवर्नमेंट्स को, यूनियन टेरिटरीज को, ठीक है। और यहाँ पे असिस्टेंस मिलता है कि जो सर्किट्स हैं टूरिज्म सर्किट्स, इनका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो सके। यहाँ पे कई सारी थीम्स बनाई गई, जैसे कि देखो एक बुद्धिस्ट थीम पे बनाया गया, एक रामायण थीम पे बनाया गया, ठीक है, एक रूरल थीम पे बनाया गया, ठीक है, इको फ्रेंडली इको एनवायरमेंट वाली थीम पे बनाया गया। तो इस तरह से कई सारे टूरिस्ट सर्किट बनाए। और यहाँ पे एक इसका बेसिकली ऐसा था कि ये जो पूरा सर्किट है, जैसे यहाँ पे ये 10 लोकेशंस डाल दी और ये पूरी एक सर्किट बना दिया, तो इसका पूरा एक पैकेज यहाँ पे आपको स्वदेश दर्शन स्कीम के अंतर्गत मिल रहा था, ये सारी सिटीज कवर करने का, ठीक है, अलग अलग थीम के हिसाब से। अभी आया स्वदेश दर्शन 2.0, जो थीम्स के सर्किट्स पे नहीं, डेस्टिनेशन पे अभी फोकस कर रहा है, ठीक है। जो सेकंड आई है ना स्कीम, स्कीम 2.0, ये स्वदेश दर्शन 2.0, ये ज्यादातर फोकस कर रही है डेस्टिनेशन पे एंड नॉट ऑन थीम बेस्ड टूरिस्ट सर्किट्स। ओके, तो यहाँ पे लगभग 15 स्टेट्स के कई सारे सिटीज हैं, जैसे प्रयागराज, चित्रकूट, ग्वालियर, इन सिटीज को डेवलप किया जा रहा है, इनके इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जा रहा है टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए। अभी जो है फर्स्ट फेज में भी 15 स्टेट थे, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, इस तरह से। और हर जगह से दो दो सिटीज को, दो दो डेस्टिनेशन को यहाँ पे चूज किया गया था। जैसे मध्य प्रदेश की बात करें तो चित्रकूट, खजुराहो मध्य प्रदेश से हैं, अजंता अलोरा महाराष्ट्र से हैं। ओके, तो इतने सारे जो सिटीज हैं वो चूज की गई हैं, और डेस्टिनेशन बेस्ड यहाँ पे होने वाला है जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, ठीक है। और ये स्वदेश दर्शन के साथ साथ एक और स्कीम है जिसका नाम है प्रसाद। ओके, ये प्रसाद भी मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म की ही स्कीम है, और इसमें भी सेंट्रल गवर्नमेंट असिस्टेंस देता है फॉर दो टूरिस्ट साइट्स जो पिलग्रिमेज से कनेक्टेड है, ठीक है, यानी कि तीर्थ यात्रा वगैरह से कनेक्टेड है। और टूरिज्म सैटेलाइट अकाउंट, ये एक अकाउंट बनाया गया था, ये बताता है कि टूरिज्म का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है हमारे एम्प्लॉयमेंट में लगभग 15% तक का है, ठीक है, लगभग 15% का एम्प्लॉयमेंट टूरिज्म सेक्टर देता है। तो ये पेपर GS3 जो है हमारा उससे कनेक्टेड है, इकोनॉमी वाले टॉपिक से। ऑलराइट, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट इशू है हमारा, तमिलनाडु लॉन्चेस मिशंस टू सेव क्रिटिकली एंडेंजर्ड वल्चर्स। बेसिकली ये जो आर्टिकल है दिस इज अबाउट वल्चर्स। ओके, तो वल्चर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने कुछ एफर्ट्स किए हैं। जैसे कि अभी देखो 96% रेट पर तमिलनाडु नहीं, इंडिया में 96% के रेट पर जो वल्चर्स हैं वो डिक्लाइन हो रही हैं फ्रॉम 1993 टू 2003, ये देखा गया। मतलब 10 साल में 96% वल्चर्स एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। ओके, तो सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत प्रेशर डाल रहा है कि किसी तरह से वल्चर्स को सेव किया जाए, प्रोटेक्ट किया जाए। इसमें स्टेट लेवल कमिटीज भी बनाई जा रही है। तो यहाँ पे भी एक स्टेट लेवल कमिटी बनाई गई है, और बेसिकली कमिटी बनाई गई है कि हम एक इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क बना सकें वल्चर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। तमिलनाडु में बेसिकली 4 वल्चर्स मिलती है, ओरिएंटल व्हाइट बैक्ड वल्चर, लॉन्ग बिल्ड वल्चर, रेड हेडेड वल्चर और इजिप्शियन वल्चर। पहली तीन जो है वो तो यहाँ पे नीलगिरी और सत्यमंगलम हिल्स से आती हैं। ओके, और यहाँ पे देखा गया कि इजिप्शियन वल्चर जो है सिर्फ धर्मपुरी एक जगह है यहाँ पे, वहां से आती है। अब देखो वल्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट इसीलिए हो जाती हैं क्योंकि ये नेचुरल स्कैवेंजर्स हैं, यानी कि आप देखोगे जितने भी एनिमल्स हैं जो जिनकी डेथ हो जाती है उनको डिकम्पोज करने का, जो ह्यूमन है जिनको, जैसे पारसी कम्युनिटी है एक, ठीक है, पारसी कम्युनिटी में जो ट्रेडिशन है उनका फ्यूनरल वगैरह कैसे होता है, उनको यहाँ पे ऐसा नहीं कि इनकारनेशन किया जाता है, यहाँ बॉडी को यहाँ पे फ्यूनरल में जलाया जाता है या दफनाया जाता है, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे बॉडी जो होती है, डेड बॉडी जो होती है, उसे छोड़ दिया जाता है एक जगह पे, आइसोलेटेड प्लेस पे, और ये माना जाता है कि जब वल्चर्स उस बॉडी पे फीड करेंगे तब उस पर्सन को मुक्ति मिलेगी। ओके, तो ये भी कुछ यहाँ पे इनकी इंपॉर्टेंस है। तो वल्चर के बारे में बात करें तो इंडिया में 9 स्पीशीज मिलती है बेसिकली वल्चर की, ओरिएंटल व्हाइट बैक, लॉन्ग बिल्ड, स्लेंडर बिल्ड, हिमालयन, रेड हेडेड, इजिप्शियन, बियर्डेड, साइनेरियस एंड यूरेशियन ग्रिफॉन। इनमें से 9 स्पीशीज जो है 9 की 9 में एक्सटिंक्शन का थ्रेट है सभी को। ओके, इसमें बियर्डेड, लॉन्ग बिल्ड, स्लेंडर बिल्ड और ओरिएंटल व्हाइट बैक, ये 4 हैं जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 में आती हैं, बाकी सब शेड्यूल 4 में आती हैं। ओके,
इसमें जरा देख लो कि ये कौन सी कैटेगरी में से बिलोंग करती है। जैसे ओरिएंटल वाइट बैक जो है ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, स्लेंडर बिल्ड क्रिटिकली एंडेंजर्ड, लॉन्ग बिल्ड क्रिटिकली एंडेंजर्ड, इजिप्शियन एंडेंजर्ड, रेड हेडेड क्रिटिकली एंडेंजर्ड, ठीक है। इंडियन ग्रिफॉन लीस्ट कंसर्न पे है, हिमालयन ग्रिफॉन नियर थ्रेटेंड पे है, साइनेरियस वल्चर नियर थ्रेटेंड पे है, बियर्डेड वल्चर ये भी नियर थ्रेटेंड पे है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है यूपीएससी प्रीलिम्स में, क्योंकि ये बहुत ही एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। और देखो वल्चर्स क्यों डिक्लाइन हो रही है, एक रीजन तो है कि यहाँ पे एंथ्रोपोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, ठीक है, हैबिटेट डिक्लाइन हो रहा है। दूसरा एक बीच में ड्रग आया था जिसका नाम था डाइक्लोफिनैक। अभी भी आप देखोगे जो बड़े बड़े ऐसे पेन किलर्स होते हैं ना, जैसे आप जो आप घुटनों पे लगाते हो जेल्स वगैरह, ये पेन किलर्स जो होते हैं इसमें डाइक्लोफिनैक होता है। वैसे ही डाइक्लोफिनैक बीच में यूज हो रहा था फॉर द डेयरी इंडस्ट्री, जैसे काउ हो गई या कैटल्स हो गई, उनको यहाँ पे पेन रिलीज करने के लिए उनको डाइक्लोफिनैक ड्रग दिया जा रहा था। ये डाइक्लोफिनैक ड्रग बेसिकली जो वल्चर्स की किडनी है उनको डैमेज कर देता है और वल्चर्स की डेथ हो जाती है। तो बेसिकली ये वल्चर्स जो है, जैसे कोई कैटल है, कैटल की डेथ हो गई तो उसके ऊपर फीड करेंगे ना वल्चर, और ये कैटल में तो डाइक्लोफिनैक है तो वल्चर की डेथ हो जाती है क्योंकि वल्चर की किडनी पे इफेक्ट हुआ है। नेक्स्ट हमारा एक एडिटोरियल है आज का, न्यू लीज ऑफ लाइफ फॉर क्लाइमेट एक्शन। बेसिकली यहाँ पे बताया गया कि देखो भाई दुनिया बहुत ही अभी प्रॉब्लम में चल रही है, बहुत टर्मोइल है। अभी हमने कोविड से अभी अभी रिकवर कर ही रहे हैं, तो यहाँ पे क्लाइमेट चेंज वाला इशू आ गया है, पोल्यूशन बायोडाइवर्सिटी लॉस वाला इशू आ गया है। और अभी हमारे पास कुछ ही साल बचे हैं जिसके बारे में, जो ये क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसके बारे में कुछ कर सकने के, उसके बाद तो हम कुछ कर भी नहीं पाएंगे। और ये जो है बेसिकली क्लाइमेट चेंज ये डिस्ट्रप्शन मल्टीप्लायर है, यानी कि एक ही नहीं बहुत सारे डिस्ट्रप्शन इसके चक्कर में हो रहे हैं। ओके, अब जो पेरिस एग्रीमेंट है, COP27 की समिट है, ग्लासगो यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन हुआ, इसमें इंडिया ने कई सारे स्टेप्स लिए हैं। ओके, अब इसमें देखो 1.5 डिग्री सेल्सियस का टारगेट भी हमने बनाया था, ठीक है, कि हमको 1.5 डिग्री सेल्सियस तक का ही यहाँ पे टेम्परेचर राइज होने देना है, बाकी कुछ नहीं करना है जियो पॉलिटिक्स पे। लेकिन अभी हम ज्यादा फोकस कर रहे हैं रैदर देन द यहाँ पे एनवायरमेंट। ओके, अब यहाँ पे ऐसे में लाइफ एक इनिशिएटिव शुरू किया हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने। COP26 जो हुई थी उसमें ये लाइफ आया, ठीक है। और बेसिकली ये लाइफ क्या है इसके बारे में बता देती हूँ। आइडिया जो है लाइफ का, दिस इज लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट। ओके, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट। ओके, और इसमें ये 26 समिट है यूएन की, जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है उसकी, ठीक है, उसमें ये लाया गया था। और बेसिकली आइडिया ये था कि हर किसी को एनवायरमेंटली कॉन्शियस बनाया जाए लाइफस्टाइल के लिए, और यहाँ पे माइंडफुल और डेलिब्रेट यूटिलाइजेशन हो सके, यहाँ पे वेस्टफुल कंजप्शन ना हो, ठीक है। इसके साथ यहाँ पे यूज एंड डिस्पोज इकोनॉमी के ऊपर बेस्ड ये पूरा मिशन है, ठीक है। और यहाँ पे सर्कुलर इकोनॉमी के ऊपर फोकस किया गया कि रिसाइकल करना हमको चाहिए इंस्टीड ऑफ पुटिंग एवरीथिंग टू वेस्ट। ओके, तो यहाँ पे लाइफ के बारे में बात हुई है कि लाइफ जो है बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि यहाँ पे हमको समझ में आता है कि क्लाइमेट चेंज कोई बड़े एफर्ट से जुड़े, बड़े एफर्ट से ठीक हो ये जरूरी नहीं। क्लाइमेट चेंज ठीक होगा इंडिविजुअल्स के एफर्ट से, इंडिविजुअल्स के एक्शन से। ओके, और इसीलिए यहाँ पे एक ग्लोबल मूवमेंट इसको बनाना जरूरी है। जैसे कि आप अपने घर पे एनर्जी को बचाओ, साइकिलिंग करो इंस्टीड ऑफ यूजिंग फॉसिल फ्यूल बेस्ड व्हीकल्स, वेस्ट बचाओ, वेस्ट कम करो। ओके, क्लाइमेट फ्रेंडली चॉइसेस बनाओ। ओके, तो ये सब चीजें आप कर सकते हो अपने लाइफस्टाइल में, ऐसी चीजें लेकर आओ जिसमें आप प्रो प्लैनेट पीपल बनो, प्रो प्लैनेट पीपल, यानी कि P3 आप इसको बोल सकते हो, प्रो प्लैनेट पीपल आपको बनना है, ठीक है। इसमें ग्रीन हाउस गैस एमिशन जो है उसको कम करें हम, ठीक है। लाइफ जो है बेसिकली ग्लोबल विजन बन सकता है, और इंडिया से शुरू करने के लिए बहुत अच्छा जगह है इंडिया जहाँ से शुरू हो सकता है, क्योंकि इंडिया में 1.3 बिलियन लोग रहते हैं। यहाँ से शुरू होगा तो एक्चुअल में इफेक्ट देखने को मिलेगा। इसके साथ में इंडिया स्वच्छ भारत मिशन भी कर रहा है। ओके, तो कुल मिला के ये प्रो प्लैनेट बनना है। ओके, तो इसके आगे देखो लिखा है कि बेसिकली यहाँ पे फोकस करना है हमको डेवलप्ड वर्ल्ड पे भी, क्योंकि आप सभी को जानते होंगे, आप सभी लोग, कि दोनों डेवलपिंग और डेवलप्ड वर्ल्ड की अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती है रिगार्डिंग क्लाइमेट चेंज। क्योंकि सारे जो जितना भी क्लाइमेट चेंज हुआ है, जितना भी एमिशन हो रहा है वो हो रहा है बिकॉज ऑफ डेवलप्ड वर्ल्ड, एंड जितना भी कॉन्सिक्वेंसेज झेलने पड़ रहे हैं वो हो रहा है डेवलपिंग वर्ल्ड के साथ। इसीलिए ये सही समय है, क्योंकि अभी हम और रुक नहीं सकते। ओके, अच्छा, यहाँ पे इंडिया के एफर्ट्स बताए गए हैं कि इंडिया ने पंचामृत टारगेट्स सेट किए हैं, इंटरनेशनल सोलर अलायंस में आया है इंडिया, साउथ साउथ कोऑपरेशन में जुड़ा हुआ है, फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन रहा है, लेकिन साथ में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, रिन्यूएबल एनर्जी, इन सभी को साथ में लेकर चल रहा है। एंड दिस इज रियली अ गुड थिंग फॉर द क्लाइमेट। ओके, तो ये बेसिकली इंडिया जो है लीडरशिप स्किल्स दिखा रहा है अपनी इन क्लाइमेट चेंज थिंग्स, सॉर्ट ऑफ थिंग्स। ओके, तो ये था पूरा आर्टिकल, इसमें से मेंस के सारे पॉइंट जॉट डाउन कर लेना।
कुछ फैक्ट्स फॉर प्रीलिम्स। एक तो है ये छोटा सा आर्टिकल रुस्तम 2, बेसिकली क्वेश्चन आ जाएगा ये रुस्तम 2 क्या है। तो याद रखना ये मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस अनमैन्ड एरियल व्हीकल है, ठीक है, जो 2023 से यूज किया जाएगा। ओके, तो बेसिकली बनाया इसको डीआरडीओ ने, बस इतना सा जानना है, आपको याद रखना है। दूसरा है इंडिया का फास्टेस्ट इमर्जिंग वेब 3 इकोसिस्टम। ये वेब 3 इकोसिस्टम बेसिकली 450 एक्टिव स्टार्टअप्स से ज्यादा का हो गया, $1.3 बिलियन से ज्यादा जो इसका इन्वेस्टमेंट है इंडिया में हो रहा है। और बेसिकली देखो वेब 3 जो है एक नई चीज है, ठीक है, जैसे अभी तक वेब 3 जो है कैसी नई चीज है, एक नया इटरेशन है वर्ल्ड वाइड वेब का, ठीक है। बेसिकली जैसे मेटावर्स वगैरह आ रहा है ना आजकल, तो ये ऐसा ही कुछ वेब 3 भी आ रहा है। ओके, और लास्ट 2 सालों में वेब 3 के काफी सारे स्टार्टअप्स आ गए हैं। ओके, जैसे अभी देखो जो नए कंसेप्ट आ रहे हैं डिसेंट्रलाइजेशन वाले, ब्लॉकचेन वाले, क्रिप्टो करेंसी वाले, हमने कुछ दिन पहले देखा था टोकनाइजेशन वाले, कार्ड टोकनाइजेशन की बात करी थी ना। तो ये सब कुछ जो है ये वर्ल्ड वाइड वेब का जो आगे का वर्जन है वेब 3.0, ये इसका ही एक रिफ्लेक्शन है, ठीक है। तो ये वेब 3.0 क्या है, ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, इन सब का यूज हो रहा है एंड इसका काफी अच्छा मार्केट धीरे धीरे इंडिया में डेवलप हो रहा है, स्पेशली जयपुर और वडोदरा जैसी सिटीज में। ओके, तो ये छोटी सी न्यूज थी जो आपको पता होनी चाहिए। आज के दो क्वेश्चन फॉर मेंस एंड क्वेश्चन फॉर प्रीलिम्स। क्वेश्चन फॉर मेंस जो है वो ये है आपका, ठीक है, क्लाइमेट चेंज इज नॉट एनी मोर ओनली अ एनवायरमेंटल प्रॉब्लम बट अ यूनिक वन विथ मल्टी स्केलर कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम ग्लोबल टू द लोकल। Comment also discuss challenges in tackling the problem of climate change across the world, ठीक है। और दूसरा है क्वेश्चन फॉर प्रीलिम्स। तो प्रीलिम्स के लिए आपका ये क्वेश्चन है क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर के बारे में। इस प्रीलिम्स का आंसर, प्रीलिम्स वाले क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर देना। और अगर आप ये क्वेश्चन लिखना चाहते हो, लिख के भेजना चाहते हो, तो आप इसका आंसर भेज सकते हो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर, ठीक है। तो टेलीग्राम ग्रुप पर आप इसका आंसर भेज सकते हो। टेलीग्राम चैनल मैंने बताया था ना, वहीं पे डिस्कशन ग्रुप का वीडियो, डिस्कशन ग्रुप का लिंक जो है वो पोस्टेड है। अगर आप यहाँ पोस्ट करते हो तो आपके पीयर्स जो है वो आपका आंसर्स रिव्यू जरूर करेंगे। ओके, तो दैट वाज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना एंड हैव अ वेरी गुड डे।